नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है अवसाद और मनोविश्लेषण की सैद्धांतिकता, थ्योरेटिसिटी ऑफ साइकोएनालिसिस, या कह भी सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ साइकोएनालिसिस एंड डिप्रेशन। मित्रों, पिछले दिनों बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर तमाम माध्यमों पर काफ़ी चर्चा चल रही थी। उसी वक्त हमने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट लगाई थी अवसाद के विषय पर। यह उस पोस्ट का ही परिणाम है कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। वह पोस्ट वास्तव में हमारी तैयार हो रही एक पुस्तक का ही एक अंश था, जो मनोविश्लेषण के क्षेत्र में सिगमंड फ्रायड के बाद अब तक के सबसे दक्कार मनोविश्लेषक जैक लकान को केंद्र में रखकर लिखी जा रही है। हमने उस पुस्तक का शीर्षक रखा है अथातो चित्त जिज्ञासा। आज उसी पोस्ट के कारण से हम आपसे यह चर्चा कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया अभी जो लाइव टेलीकास्ट का जो सिलसिला चल रहा है, उसी में मुझसे पेश होने के लिए हमारे मित्रों ने कहा, सचमुच यह हमारे काल की एक विशेषता है कि आप खुद भले किसी समारोह में शामिल होने की गहमा-गहमी से बचना चाहे, पर आपको घर बैठे ही ज़्यादातर और भी ज़्यादा बृहत्तर समारोह में शामिल कर लिया जा सकता है। बहरहाल, आज के विषय पर आने के पहले शुरू में ही मैं मित्रों को यह एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई वास्तविक अर्थ में मनोविश्लेषक नहीं हूँ। वह नहीं हूँ जिसे प्रैक्टिसिंग साइको एनालिस्ट कहा जाता है। उस पर ना हमारा कभी कोई उस ओर हमारा ना कभी कोई रुझान रहा है और ना आगे किसी प्रकार की कोई योजना है। किसी मनोरोगी को खास तौर पर समझने और उसके उपचार के विषय पर विचार करने की तरह का हमारा जरा भी कोई इरादा नहीं है। वैसे वह काम स्वयं में आदमी के रोजमर्रे के जीवन की एक गतिविधि भी हुआ करती है। जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति से संवाद करते हैं, उसमें और उससे हमेशा अपनी बात पर एक खास प्रकार की हम प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। उसे अपनी बात प्रेषित कर कुछ कहना चाहते हैं अथवा उससे कुछ सुनना चाहते हैं। इसे ही फ्रायड ने एवरीडे साइकोलॉजी कहा था। लेकिन ऐसे किन्हीं आपसी व्यवहार के नुस्खों को भी यहाँ हमारा विषय बनाने का कोई इरादा नहीं है। मित्रों, मनोविश्लेषण के प्रति हमारा आग्रह शुद्ध रूप से सैद्धांतिक है। आदमी के अंतर का जगत जिस इच्छा, ज्ञान, क्रिया की श्रृंखला से नियमित होता है, गति पाता है, उसके दर्शन को उसकी गति के नियमों को जानने समझने का है। यही वजह है कि शुरू में ही हम आपसे कुछ अतिरिक्त धीरज और कंसंट्रेशन का निवेदन करना चाहेंगे। हम इस बात को समझते हैं कि जो भी इस प्रकार के विचारधारात्मक संरचना से जुड़े विषयों से पूरी तरह अपरिचित है, उन्हें इस विवेचन से संगति बनाए रखने में कुछ कठिनाई हो सकती है। इसके बावजूद यहाँ अवसाद और मनोविश्लेषण की सैद्धांतिकी के विषय पर हमसे जो जितना बन पड़ेगा उसे रखने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि पूरी चर्चा में आप कुछ न कुछ विचारधारात्मक उत्तेजना का हेतु जरूर पाएंगे। मित्रों, मार्क्सवाद के एक विद्यार्थी के नाते हम देखते हैं कि मार्क्स ने पूंजी, उसके गठन और उस पर टिकी समाज व्यवस्था के अध्ययन के जरिए सामाजिक जीवन में गति के ऐतिहासिक नियमों की खोज की थी।
और वस्तुतः उन्हें ही पूरी तरह से पुष्ट करने में उनकी पूरी जिंदगी लग गई थी। ऐसा उन्होंने आदमी के जीवन जगत के प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ कारणों की तलाश में ही किया था। लेकिन यह सच है कि मानव जीवन के कुछ दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिनके प्रति खुद मार्क्स में बहुत गहरा आकर्षण था और जिनके महत्व को वे राजनीतिक अर्थशास्त्र के अपने मूल विषय से किसी भी मायने में कमतर नहीं समझते थे, उन पर अपेक्षित गहराई और विस्तार से काम करने का किंतु वे समय नहीं निकाल पाए थे। इनमें एक सबसे प्रमुख क्षेत्र था साहित्य और कला का क्षेत्र, सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र, आदमी के आत्मिक जगत की संरचना का क्षेत्र। और यही वजह रही कि पूंजी की तरह का इतना विशाल और युगांतकारी काम करने के बावजूद पूंजी की तरह का इतना विशाल और युगांतकारी काम करने के बावजूद मार्क्स अपने आखिरी समय में कभी भी ज्ञान पिपासा की दृष्टि से संतुष्ट नहीं रहते। वे जीवन के अंतिम दिनों में अपने दामाद पाल लफार्ग से यह अफसोस जाहिर कर रहे थे कि वे अपने प्रिय उपन्यासकार हेनरिक बाल्जक पर जितनी गहराई से काम करना चाहते थे नहीं कर पाए। उनका यह अफसोस इसलिए नहीं था कि वे अपने समकालीन इस महत्वपूर्ण और प्रिय उपन्यासकार के साथ न्याय नहीं कर पाए। दरअसल उनकी चिंता के केंद्र में भी मूलतः मनुष्य था, मनुष्य जो साहित्य और कला के नाना रूपों में अपने अंतर के तमाम आयामों को व्यक्त करता है। उस मनुष्य के अंतर के गठन और उसके नियम को समझने का था। साहित्य और कला का क्षेत्र, बल्कि सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वह आदमी के अपने अलग जगत का क्षेत्र है, जिसे दूसरे शब्दों में उसके सामाजिक संसार से भिन्न उसके शरीर और उसके भाषाई जगत की निर्मिति कहा जा सकता है। एक शब्द में यह आदमी के चित्त का विषय है। मनुष्य के दैनंदिन व्यवहार को समझने के लिए इतना समझ लेना ही काफ़ी नहीं होता है कि वह एक सामाजिक प्राणी है, बल्कि हम आगे यह देखेंगे कि यह समझ अपने आप में बेहद नाकाफ़ी होती है। मित्रों, हर वस्तु के अपने जगत की तरह ही इसके गठन के भी अपने ही स्वतंत्र नियम होते हैं। जैसे मार्क्स कहते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक उसका ठोस रूप और दूसरा उसकी अवधारणा का शाब्दिक संकेत मूलक रूप। माल का एक ठोस भौतिक और मूल्य रूप, और मूल्य का भी एक उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य, यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। माल के विनिमय को मूलतः मार्क्स माल के मूल्य का एक अवधारणात्मक रूप मानते थे। संयोगिक, उन्होंने इसे संयोगिक भी कहा था, एक्सीडेंटल। माल के मूल्य के इस रूप के संगठन के पीछे प्राकृतिक पदार्थों का श्रम की तरह की कई ठोस चीज़ों का योग होने के बावजूद मार्क्स ने कहा था कि यह मूलतः व्यवहारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की गई एक काम चलाऊ तरकीब है, ए मेक शिफ्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज। अर्थात विनिमय मूल्य को तय करने के पीछे माल से जुड़े ठोस कारणों के बजाय समाज की अपनी कुछ व्यवहारिक ज़रूरतें इसके पीछे काम करती रही है। पर इसमें सबसे गौर करने लायक बात यह है कि माल का यही विनिमय मूल्य स्वयं में इतना महत्वपूर्ण होता है कि जिसे हम पूंजीवादी समाज का पूरा ताना बाना कहते हैं, वह पूरी तरह से इसी पर टिका हुआ है। कह सकते हैं पूंजी के आत्मविस्तार की प्रक्रिया का अकेला रूप। माल के मूल्य के बारे में इस तरह की काम चलाऊ तरकीब को ही सर्वमान्य सत्य मानकर चलने की प्रवृत्ति को ही मार्क्स ने माल के प्रति अंधश्रद्धा, कमोडिटी फेटिसिज्म के मूल में देखा था, जिस फेटिसिज्म के रहस्य को समझे बिना पूंजीवादी समाज के सत्य की गहराई में प्रवेश करना नामुमकिन होता है। मित्रों,
इसी प्रकार जैसे पूंजी के आत्म विस्तार और उसकी गतिशीलता के ठोस रूपों के पीछे उसके अपने आंतरिक जगत की जरूरतों का एक नियम प्रमुख रूप से काम करता है, उसी प्रकार हर परिवर्तनशील वस्तु की गति के पीछे उसकी अपनी जरूरत के कुछ अतिरिक्त आंतरिक नियम होते हैं। कहा जा सकता है कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन का यही मूलभूत सत्य है। यह इसी अर्थ में शुद्ध भौतिकवादी दर्शन नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी विषय के अपने आंतरिक नियमों को उसके भौतिक प्रकट रूप से कम नहीं बल्कि समान महत्व दिया जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की इसी बुनियाद पर जब हम हमारे जगत के सबसे प्रमुख प्राणी मनुष्य पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि उसके जितना परिवर्तनशील प्राणी तो कोई दूसरा है ही नहीं। जब हम इस मानव प्राणी को एक प्रमाता के रूप में, एक सब्जेक्ट के, एक विषय बनाकर उस पर विचार करते हैं तो हम साफ तौर पर देखते हैं कि वह प्राणी महज शरीर नहीं है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ उसका एक अलग विराट ब्रह्मांड की तरफ फैलता हुआ विशाल आंतरिक जगत भी है, जो उसका प्रतीकात्मक जगत, सिंबॉलिक ऑर्डर कहलाता है, जिसे हम अपनी भाषा में आदमी का चित्त कहते हैं। वह मूलतः उसका एक भाषाई और संकेतों के आधार पर निर्मित जगत है। मनुष्य की शारीरिक सामाजिक जरूरतों पर टिका उसका पल पल बदलता आंतरिक भाषाई जगत। मित्रों, हमारा यह मानना है कि कार्ल मार्क्स के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के नियमों को तो दुनिया के तमाम मार्क्सवादियों ने और यहाँ तक कि गैर मार्क्सवादियों ने भी समझने के तमाम यत्न किए हैं और उन पर सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों के जरिए अपने प्रकार से नाना सामाजिक प्रयोग भी किए गए हैं। लेकिन जहाँ तक आदमी के आंतरिक जगत का सवाल है उस पर अभी तक यथोचित ध्यान नहीं दिया जा सका है, बल्कि इसके बारे में किए गए मार्क्सवादी विश्लेषणों में अक्सर एक अजीब प्रकार की यांत्रिकता देखी जाती है। आदमी की वर्गीय, लैंगिक तथा दूसरी सामाजिक पहचान की श्रेणियों, कैटेगरीज पर कुछ इस प्रकार अतिरिक्त बल दिया जाता है जिनसे लगता है कि आदमी का अंतर महज उनकी इन सामाजिक पहचान के तत्वों से ही गठित हुआ है। उसके अपने भाषाई प्रतीकात्मक पक्षों की, उसके चित्त की प्रक्रियाओं की उसमें अपनी कोई भूमिका ही नहीं होती है। इस प्रकार के तथाकथित वस्तुनिष्ठ वर्गीकरणों के कारण मनुष्यों के आचरण का विश्लेषण जैसे किसी फार्मूले में बांध कर किया जाने लगता है। कोई मजदूर है तो उसका सामाजिक व्यवहार ऐसा होगा, किसान का वैसा होगा, स्त्री का यह होगा तो दलित का कुछ और होगा, हिंदू का ऐसा तो मुसलमान का वैसा। अर्थात जो होगा वह किसी न किसी रूप में एक पूर्व कल्पित तयशुदा ढांचे में बंधा होगा। साहित्य में सामान्यीकरण का सिद्धांत भी बुनियादी तौर पर इसी समझ पर टिका हुआ है, जिसमें हर पात्र को किसी धर्म, लिंग, जाति, धर्म, वर्ग आदि का प्रतिनिधि मान लिया जाता है, जबकि इन सब के विपरीत सच यह है कि मनुष्य का अपना भी स्वतंत्र रूप में बहुत कुछ ऐसा है जिन्हें महज इन सामाजिक वर्गीकरणों के जरिए व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इन वर्गीकरणों से आदमी के विशाल विस्तृत आत्म संसार का न्यूनतम अंश ही व्यक्त होता है। यही वजह है कि अनेक मार्क्सवादी विश्लेषणों में आदमी की आकांक्षाओं, उसकी वासनाओं, उसके प्रेम, सुख दुख की भावनाओं आदि आदि को समग्रता में समझने के लिए जिस प्रकार के अतिरिक्त परिश्रम की जरूरत होती है उसकी कमी दिखाई दे जाती है, और वे सारे विश्लेषण अंततः बेहद उबाऊ और लगभग एक जैसे प्रतीत होने लगते हैं। वे आदमी के सत्य को उसकी परिवर्तनशील नैसर्गिकता के साथ विश्लेषित करने में विफल होते हैं और इसीलिए अक्सर आदमी की नैसर्गिकता से जुड़ी साहित्य और कला की कृतियों के विश्लेषण में भी उन्हें अपेक्षित रूप में उपयोगी नहीं पाया जाता है। मित्रों, मनुष्य के प्रति इस प्रकार के आंशिक और यांत्रिक दृष्टिकोण के समग्र परिणाम आज हमारी आंखों के सामने है। मार्क्सवादी विश्लेषण के औजार अर्थ जगत के नियमों के मामले में जितने कारगर दिखाई देते हैं,
अर्थनीति से प्रभावित होने वाले मनुष्यों के चित्त को पकड़ने के मामले में अक्सर उतने ही कमजोर जान पड़ते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया में मनुष्यों के जिस सचेत हस्तक्षेप को मार्क्सवादी अपने क्रांतिकारी प्रकल्प के रूप में अपनाए हुए हैं, वह प्रकल्प अपने लक्ष्य से आज जैसे हर बीतते दिन के साथ और दूर होता दिखाई पड़ता है। आज के समय की इतनी सारी प्रतिकूलताओं में मनुष्यों से अपेक्षित क्रांतिकारी व्यवहार लगभग असंभव सा दिखाई देने लगता है। मित्रों, कहना न होगा किसी के लिए भी उसकी आकांक्षा की पूर्ति की यही असंभव परिस्थिति वह परिस्थिति है जिसमें आदमी के कथित अवसाद के बीच पड़ा करते हैं, जिसे आज हमारी चर्चा का विषय रखा गया है। इसे राजनीतिक संगठनों के मामले में भी किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। मार्क्स में उनके आखिरी दिनों में सौंदर्य शास्त्र के बारे में जो छटपटाहट थी, उस पर यदि वे काम करने का समय निकाल पाते तो हमारा यह पूरा विश्वास है कि परवर्ती दिनों में 19वीं 20वीं शताब्दी में मनोविश्लेषण की जो धारा सिगमंड फ्रायड से लेकर जैक लकान तक में विकसित हुई, मार्क्स ने बहुत पहले ही उसकी बाकायदा नींव रख दी होती। द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन आदमी के अंतर के इस जगत को व्याख्यायित करने में कितना सक्षम है, मार्क्स ने ही इस अंतर्दृष्टि का परिचय धर्म के बारे में अपनी प्रारंभिक तमाम टिप्पणियों में दे दिया था। साहित्य और कला के विषयों पर उनकी फुटकर टिप्पणियों से भी वह शक्ति बार बार जाहिर होती। बहरहाल, जैसा कि अब बार बार कह रहे हैं, मनोविश्लेषण का पूरा विषय मनुष्य के चित्त का, उसके भाव जगत का विषय है, जो मूलतः एक भाषाई प्रतीकात्मक सिंबॉलिक संरचना है। यह अपनी इच्छा, ज्ञान और क्रिया का क्षेत्र है। उसकी शारीरिक जरूरतों से पैदा होने वाली वासनाओं, ऐन्द्रिक जरूरतों, कामेच्छाओं, उसके सांस्कृतिक सामाजिक जरूरतों से उत्पन्न ज्ञान के स्फोटों और इनके स्पंदन से पैदा होने वाली आदमी की क्रियात्मकता की प्रक्रिया का क्षेत्र है। मनुष्य के इस अंतर जगत की विशिष्टता को समझने की एक सबसे मूल बात यह है कि हमारे पूरे प्राणी जगत में मनुष्य के अलावा अन्य सभी प्राणी अपने पर्यावरण के अनुरूप उससे तालमेल बैठाते हुए कैसे जिए, इसे वे जानते हैं। लेकिन अकेला मानव प्राणी ऐसा है जो इस बात को नहीं जानता है, क्योंकि वह नैसर्गिक तौर पर ही सिर्फ अपने प्राकृतिक परिवेश के दायरे में नहीं जीता है। लकान कहते हैं कि हमारे प्राणी जगत में मानव प्राणी एकमात्र है जो अनिवार्य तौर पर समय पूर्व प्री मैच्योर पैदा होता है। वह अन्याश्रित होता है। जन्म के साथ ही उसे यदि एक निश्चित समय तक माँ या समाज का संरक्षण न मिले तो उसका जिंदा बचे रहना भी कठिन हो जाएगा। जन्म के वक्त न वह अपने बूते चल सकता है और न कुछ समझ बोल सकता है। प्रकृति के साथ उसके संबंध नवजात शिशु के प्रारंभिक महीनों में ही जैसे कई स्फोटों डिसेंस के साथ बदलता जाता है। उसका आगे का पूरा निर्माण उसके परिवेश के दृश्यों छवियों से होता है, जो पल पल कुछ कुछ बदलता रहता है। और वह परिवेश भी शुद्ध रूप में प्राकृतिक अथवा भौतिक नहीं होता है। जैसे हम हमेशा वास्तुकला, चित्रकला, फिल्म, फैशन की बदलती हुई शैलियों में अपने जीवन को भी हमेशा नाना रूपों में बनते बिगड़ते हुए देखते रहते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हमारा पर्यावरण प्रकृति की तरह ही कहीं न कहीं इन तमाम दृश्य कलाओं में से भी निर्मित होता है और हमारे मानस को, चित्त को निर्मित करने में इनकी एक बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए साहित्य और कला का तो अर्थ ही है मनुष्य की अपनी वे भाषाई प्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक निर्मितियाँ जिनसे वह खुद अपने परिवेश को बनाया करता है। हम अपने को हमेशा एक जटिल सांस्कृतिक परिवेश से घिरा पाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चरण होता है आदमी के अहम के गठन का चरण। यह सांस्कृतिक परिवेश हमें मूलतः अपने बुजुर्गों, माता पिता से मिलता है। किसी भी प्राणी मात्र
से जुड़ी सेक्स की शारीरिक यूनिवर्सल प्रक्रिया के साथ के बीच से XY क्रोमोसोम्स के मेल से गर्भ में पैदा होने और धरती पर आने के बाद बहुत जल्द हम जैसे ही अपने मन से स्वतंत्र रूप में कोई गतिविधि करते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन में एक प्रकार के परिवर्तन को अपनाते हैं। अर्थात जैक लकान के शब्दों में हम परिस्थिति का लाभ उठाते हैं। इन्हें ही मनुष्य के मन में होने वाले स्फोट कहा जाता है, जिनका एक जैविक सिलसिला गर्भ के अंदर भी शुरू हो जाता है। गर्भस्थ पिंड में जब शिशु के अंगों के तार उसके मस्तिष्क से जुड़कर उसे संचालित करने लगते हैं, उसे भी एक स्फोट ही कहा जाता है, पर वह एक अलग मूलतः जीव विज्ञान का विषय है। मनोविश्लेषण हमें बताता है कि काल के उसी क्षण और भूगोल के उसी स्थान में जब हम परिस्थिति का अपने लिए लाभ उठाते हैं, हम एक प्रकार से अपनी उस जाति सत्ता, ह्यूमन बीइंग की सार्विकता, यूनिवर्सलिटी को छोड़कर जो हमें अन्य सभी मनुष्यों और प्राणियों से जोड़ती थी, अपने खुद के अहम ईगो को प्राप्त करते हैं। आदमी के इसी अहम को लकान ने एक प्राकृतिक परिवेश पर उसका अपना हस्ताक्षर कहा था। इसके साथ ही क्रमशः यह भी देखा जाता है कि आदमी मनुष्यों के किसी एक परिवार का अंग मात्र नहीं रहता है, बल्कि विभिन्न भाषाओं, जातियों, नस्लों, सामाजिक वर्गों, राजनीतिक निष्ठाओं, पारिवारिक परंपराओं और पंथों में बढ़ता जाता है। इस प्रक्रिया में उसके अंदर यह कश्मकश बनी रहती है कि वह कैसे इन अलग अलग पहचान मूलक सांस्कृतिक समूहों, सामाजिक इकाइयों में खुद को शामिल करें, इन समूहों का सदस्य बने। कहना न होगा, कला और संस्कृति का बहुविध संसार ही मुख्य रूप से उसके सामने ये समस्याएं पैदा करता है। वही मनुष्य के ज्ञान और ज्ञान से उत्पन्न उसकी कामनाओं और क्रियाओं के मूल में काम कर रहा होता है। यहाँ ज्ञान उसकी वासना का उत्स हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविश्लेषण हमें जीवन और कला के बीच के मनुष्यों और उनके अपने खुद के दृश्य मूलक प्रतीकात्मक रचावों के बीच के संबंधों के मूलभूत सवालों पर सोचने का रास्ता दिखाता है। मित्रों, समाज में हर व्यक्ति इस बात को लेकर परेशान रहता है कि अन्य दूसरा व्यक्ति या समाज उससे क्या चाहता है। जैसे वह किसी कथाकार या चित्रकार का कोई चरित्र या पात्र हो और वह चरित्र उत्सुकता के साथ इस उधेड़-बुन में फंसा हुआ हो कि आखिर वह लेखक या कलाकार उससे क्या चाहता है। इसी उधेड़-बुन में फंसकर जो आदमी पागल या हिस्टेरिक हो जाता है, वह अपने से की जाने वाली तमाम उम्मीदों को एक सिरे से खारिज करने लगता है। उसका यह प्रतिरोध उन अवागर्द कलाकारों जैसा होता है जो अपने वक्त के कला के तमाम मानक नियमों को मानने से एक सिरे से इनकार करते रहते हैं। इसके विपरीत विक्षिप्तता की एक दूसरी मनोदशा जुनूनियत की, ऑब्सेसिवनेस की दशा भी होती है। एक जुनूनी आदमी, जिसे हम आम तौर पर संस्कृति की परंपरागत और अकादमिक दुनिया के आदमी के तौर पर देखते हैं, वह हमेशा दूसरों की कामनाओं में इस बात को ढूंढता रहता है कि उसमें सर्वमान्य सामान्य अनुशासन का पालन किया जा रहा है या नहीं। वह एक कठोर वैयाकरणवादी होता है। उसका बल हमेशा इस बात पर ही ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि हर क्षेत्र के अपने मान्य नियमों का 100% पालन किया जाना चाहिए। वह एक प्रकार से बिल्कुल अंधा होकर चली आ रही परंपराओं को पकड़ा रहता है और मान्यताओं की श्रेष्ठता की स्थापना की उम्मीद में लगभग मृत सा हो जाता है। मित्रों, मनोविश्लेषण का सारा कारोबार आदि में इन्हीं दो प्रकार की विक्षिप्तताओं के अनेक रूपों के विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। आज के ज़माने में मनोचिकित्सा के क्रम में सभी मनोरोगियों को विश्लेषक इसी बात के लिए प्रेरित करते हैं कि उन्हें न सिर्फ प्रतिवाद करते चले जाने की जरूरत है। कारण यह है कि जिस अदर के बारे में सोचकर आप हमेशा व्यग्र, एंग्जाइटी में रहते हैं कि जैसे वह आपका मालिक है और जो जीवन के सभी मूलभूत सवालों का जवाब भी जानता है,
और जिसकी कसौटियों पर खरा उतरने के लिए जिस दबाव को आप हर पल अपने पर महसूस करते रहते हैं या जीते हैं, वैसी सर्वज्ञानी आत्मा का वास्तव में कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता है। और उसकी मान्यताओं को आदमी अपनी खुद की इच्छाओं के ऊपर तरजीह दे, इसकी कोई वजह नहीं होती है। जिसे कहते हैं बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। स्वस्थ मानसिकता का तकाजा है कि वह इस प्रकार के किसी भी अदृष्ट दबाव को न स्वीकार कर अपने विवेक और अपनी पसंद के रास्ते पर चले। आज के व्यापक सर्विलेंस के युग में राज्य की आतताई उपस्थिति जितना ही बड़ा सच क्यों न हो, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वही व्यक्ति की नियति का अंतिम नियंता बन जाए। हमारे तंत्र शास्त्र में जिसे मनुष्य के आत्म के विस्तार का शास्त्र कहा गया है, मनुष्य के इस स्वतंत्र पथ पर चलने को ही स्वच्छंद को पाना कहते हैं। इसमें गुरु से भी मुक्ति की बात कही गई है। मुक्ति का मार्ग दिखाने के बावजूद जब तक गुरु सर पर लदे रहता है, आदमी की आंतरिक कसमसाहट का कोई अंत नहीं होता है। उसका व्यक्तित्व किसी न किसी रूप में दमित ही रहता है। आदमी की स्वतंत्रता की अंतहीन इच्छा और क्रियात्मकता उसकी आत्ममुक्ति का एक सनातन संघर्ष है। स्वतंत्रता ही आदमी के जीवन संघर्ष का पारमार्थिक संदर्भ हमारे तंत्रालोक के प्रणेता अभिनव गुप्त की भाषा में मोक्ष है। मित्रों, आदमी के स्व के छंद को पाने की इसी कसमकस के संदर्भ में हम अवसाद के विषय पर भी गंभीरता से गौर कर सकते हैं, जो हमारी आज की चर्चा से जुड़ा एक मूल विषय है। जाक लकान ने बताया था कि आदमी के चित्त को संचालित करने, उसे सदा व्यग्र करने वाला एक परा सत्य, जिसे सामान्य भाषा में युगीन सत्य भी कहा जाता है, अनेक प्रकार के मूर्त रूपों में सामने आने वाली उस सत्य की छवियां आदमी पर किसी अन्य का दबाव, यही है जो चित्त की खाली पट्टी पर तमाम प्रकार के भावों विचारों की भाषाई आकृतियों को लिखा करते हैं। इस प्रकार एक खाली पृष्ठ पर अदृश्य कलम की नोक के दबाव को महज एक दबाव होने के कारण ही एक डर भी कहा जा सकता है। आदमी के मन के इस डर, इस संविभ्रम, पैरवनिया, व्यग्रता और उसके अंदर के उद्वेलन के अर्थों और परिणामों की तलाश पर ही मनोविश्लेषण का पूरा ताना बाना टिका हुआ है। एक अकेले तत्व डर का संरचनामूलक आत्मविस्तारी मनोविश्लेषण में मनोरोगी के चित्त के निर्माण का प्रमुख कारक कहलाता है। लकान ने खुद अपने पर्यवेक्षणों के शुरू में ही आदमी में इस पैरानॉय के तत्व से एक प्रकार की मानसिक स्वयं क्रिया, मेंटल ऑटोमेटिज्म की प्रक्रिया को लक्षित किया था। एक ऐसी स्थिति को जब आदमी पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, वह अपनी स्वतंत्र गति से चलता जाता है। यह मेंटल ऑटोमेटिज्म ही विक्षिप्तता और पागलपन के नाना रूपों का एक सामान्य ढांचा तैयार करता है, जिसमें आदमी जैसे इस जगत के बाहर से संचालित होने लगता है। वह बाहरी शक्ति किन्हीं विचारों की गूंज हो सकती है अथवा अन्य के द्वारा की गई टीका टिप्पणी भी। यह सब हमारी दैनंदिन चर्याओं में प्रत्यक्ष नहीं होता है, हमारे भाव जगत की वस्तु होता है, आदमी के अचेतन के जगत में जमा होते तत्व है। मनोविश्लेषण में इस बाहरी शक्ति के रूप में बातों की भूमिका पर भी काफ़ी विस्तार से काम किया गया है। कैसे शब्द आदमी के लक्षणों के रूप में बदलते हैं, मनोविश्लेषण के सिद्धांतों में इस पर काफ़ी रोशनी डाली गई है। इसमें विचारधारा की भूमिका भी विचार का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। ये सब मनुष्यों के बीच संबंधों में, जिसे इंटरसब्जेक्टिविटी कहते हैं, उसी से जुड़े विषय हैं। बहरहाल पैरानॉय की अनुभूति में सामान्य तौर पर कुछ खास परिस्थितियों की छवियों के संकेत, उनसे प्रेषित होने वाले व्यग्र करने वाले संदेश और उन पर आदमी के ध्यान का अटक जाना, उनसे एक प्रकार की बाहरी प्रताड़ना का एहसास करना आदि शामिल है। आदमी के इस प्रताड़ना के एहसास को ही उसके अहम के निर्माण में भी
नींव के पत्थर के रूप में समझा जा सकता है। हमारा अहम खुद की एक बाहरी छवि से ही बनता है। हमारी पहचान अन्य लोगों के साथ दैनंदिन जीवन के संबंधों में उनसे भिन्नता के आधार पर तैयार होता है, लेकिन अपने सामान्य जीवन में हम इन बाहरी चीज़ों के प्रति पूरी तरह से सचेत नहीं होते हैं। लकान बताते हैं कि वास्तव में अहम का सत्य खास तौर पर आदमी की विक्षिप्तता और उसके पागलपन की दशा में ही पूरी तरह से सामने आता है, जब उसके लिए बाकी दुनिया खत्म सी हो जाती है और स्वयं और अन्य के बीच के फर्क पर उसके अंदर बिल्कुल मूलगामी सवाल उठ जाते हैं। जब वह अपने को बिल्कुल सचेत रूप से अन्यों से पूरी तरह से अलगाने लगता है। इसी के आधार पर लकान इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मनुष्य का स्वयं के बारे में ज्ञान मूलतः भय जनित होता है। भयाक्रांत स्थिति में ही हम अपने सारे अंग प्रत्यंगों को, अपने गठन की सभी चीज़ों को, संसार के साथ अपने को जोड़ने की कोशिशों को बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं। पागलपन हमें यह सब नग्न रूप में दिखा देता है। मित्रों, फ्रायड के अध्ययन से ही सबसे पहले भाषा की शारीरिक लाक्षणिकता का एक नया पहलू सामने आया था। हम उससे ही यह जान पाए कि कैसे कोई लक्षण और आदमी की क्रिया के पीछे वस्तुतः शरीर में फंसे हुए शब्द भी हो सकते हैं। जुमलेबाजी का पूरा समाजशास्त्र इसी सत्य पर टिका हुआ है। जुमलेबाज नेता खुद भी अपने जुमलों में फंसकर बावला रहता है। किसी भी नीति पर अमल और उसके परिणामों पर सुचिंतित विचार उसकी क्षमता के बाहर हो जाता है। फ्रायड के यहाँ एक पदबंध आता है, मृत्यु कामना, डेथ इंस्टिंक्ट। कामना तो जीवन में आदमी की क्रियाओं को मूल रूप से संचालित करती है और मृत्यु जीवन को खत्म कर देती है। यह दोनों ही जीवन के सत्य हैं। पर फ्रायड ने देखा कि अवसाद की ओर बढ़ते विक्षिप्त आदमी के चित्त में यह जीवन और मृत्यु का चक्र मानो तेजी से बार बार घटित होने लगता है। उसे उसके दैनंदिन व्यवहार में भी देखा जाने लगता है। तब उसका रोग किसी भी मायने में सिर्फ एक जैविक अर्थात एक शारीरिक मामला नहीं रह जाता है कि उसे कुछ हार्मोन्स के नियंत्रण की तरह की औषधियों से पूरी तरह से खत्म किया जा सके। सभी मानसिक क्रियाओं के पीछे कोई शरीर विज्ञान के कारणों को देखने वालों से लकान का एक बहुत बुनियादी सवाल था कि आदमी के जीवन में स्मृतियों की भी कोई भूमिका होती है या नहीं। इसी प्रकार अपनी एक पहचान कायम करने की कोशिश, किसी एक छवि के साथ खुद को जोड़कर देखना, आत्ममुग्धता, ये सब भी आदमी के चित्त के ही अलग अलग आयाम है। इसे ही मनोविश्लेषण में अपने अहम को किसी आदर्श के साथ जोड़कर अपने को देखना कहते हैं। यहाँ उसका अर्थ बिल्कुल सहीपन या जिसे आदर्श कहते हैं वह नहीं है। यह आदर्श कोई सचेत आदर्श नहीं है। बच्चा अचानक अपने किसी पूर्वज या परिवार के किसी अन्य सदस्य के पद चिन्हों पर नहीं चलने लगता है, बल्कि वह अपने बचपन से जो बातें सुनता है वे सब मिलकर उसके लिए आदर्श के बीज तत्व तैयार करते हैं, जो उसके अवचेतन के मूल पे बैठ जाते हैं। उसके अंतर की ये छवियाँ जब एक प्रतीकात्मक व्यवस्था के जटिल जाल में फंसकर रह जाती है, जो संजाल उन सभी छवियों को अपने ढंग से संचालित करने लगता है और उन्हें आपस में जोड़ता और उनके बीच के संबंधों को निर्धारित करने लगता है, तभी वह अपने बाहर से संचालित होने लगता है। मित्रों, इन्हीं तमाम संदर्भों में की पूरी पृष्ठभूमि में हमने अवसाद के विषय में फेसबुक पर अपनी पोस्ट में लिखा था कि किसी भी अवसादग्रस्त आदमी के साथ एक चरण में जाकर ऐसा होता है कि उसे अपने चारों ओर की अन्य सारी आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती है। वह जैसे खुद में ही कैद हो जाता है, किसी और का उसके अंदर कोई स्थान नहीं रह जाता है। खुद उससे ही सवाल जवाब करता है और इस प्रक्रिया में यदि कोई चीज़ उसके दिमाग में गूंजती है जिसके गुम्फन में वो फंस जाता है, वह है मृत्यु की प्रबल प्रेरणा, डेथ ड्राइव के सन्नाटे की गूंज। आदमी की आत्मलीनता का एक नकारात्मक विकास। इस कामना की उत्तेजना में वह अजीबोगरीब कल्पनाओं में डूबता चला जाता है।
अपने अवचेतन को अर्थात अपने अस्तित्व को ही तुच्छ करता हुआ उससे खेलने लगता है। यही उत्तेजना उसे किसी अन्य की ओर ध्यान न देने के लिए मजबूर करती रहती है। इस प्रकार वह अपनी इस दृष्टि से खुद को अंधा बना लेता है, अगल बगल का कुछ भी देखने से इनकार करता है। आदमी की खुद को अंधा बना देने वाली यह दृष्टि ही मूलतः उसका अहम होती है। मनोविश्लेषण के काम में अहम का सही स्थान वहीं पर दिखाई देता है जहाँ रोगी विश्लेषण में बाधक बनता है, अर्थात उसमें अहम की भूमिका महज अस्वीकार की भूमिका होती है। फ्रायड ने इसी के आधार पर आदमी के अहम और उसकी कामेच्छा के बीच के संबंध के सिद्धांत को तैयार किया था। जाक लकान के शब्दों में अहम हमारे अज्ञान के क्षेत्र को विस्तार देता है, ज्ञान को नहीं। जहाँ तक अहम की अपनी शक्ति का सवाल है, वह एक बिल्कुल अलग विषय है। इसी संदर्भ में लकान आदमी के आदर्श की भूमिका की चर्चा करते हैं और उसे आँख के लेंस से जोड़ते हैं। आँख का लेंस उसके कॉर्निया से लगा हुआ एक पारदर्शी उभयोत्तल बाइकॉन्वेक्स ढांचा होता है जो किसी भी चीज़ से आने वाली रोशनी को कॉर्निया के सहयोग से आँख के पीछे के पर्दे रेटिना पर उतारता है और वह तस्वीर प्राणी के दिमाग में दर्ज हो जाती है, वह उस चीज़ को देख पाता है। इसी प्रकार आदमी का आदर्श उसके अहम को दृष्टि देने वाले लेंस का काम करता है। उसके जरिए वह बाकी सच्चाइयों को देख पाता है। इसीलिए आदमी के मस्तिष्क में आदर्श एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। लकान ने इस आदर्श के दो रूप बताए थे, अहम का आदर्श ईगो आइडियल और आदर्श अहम आइडियल ईगो। लकान के सूत्र में आदर्श अहम आपकी स्वयं की अपने बारे में मान ली गई छवि है, पर अहम का आदर्श आपके चित्त से जुड़ा हुआ एक प्रतीकात्मक बिंदु है, एक सांस्कृतिक पहलू जो किसी भी को भी जीवन में उसका अपना स्थान प्रदान करता है और जहाँ से आपको देखा जाता है उस बिंदु को भी तैयार करता है। मसलन यदि आप तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं तो यह संभव है कि आप अपने को गाड़ियों की दौड़ में उतरा हुआ एक ड्राइवर मानकर ऐसा कर रहे हो, तब आप अपनी छवि को उस ड्राइवर के साथ जोड़ लेते हैं, वही आपका आदर्श अहम होता। लेकिन वास्तविक सवाल यह उठता है कि वो व्यक्ति कौन है जिसे आप रेस में लगा हुआ ड्राइवर मानकर उससे खुद को जोड़ रहे हैं। जब आप तेज गाड़ी चलाते हैं तब किसके बारे में सोचते हैं कि वो आपको देख रहा है? मित्रों, यह सवाल ही अहम के आदर्श से जुड़ा हुआ सवाल है। आपको कोई नहीं देख रहा होता है, फिर भी आप मान कर चलते हैं कि वह देख रहा है। लकान अपने विश्लेषणों से बताते हैं कि ऐसे रोगी को सीधे सीधे उसके आदर्श अहम के बारे में बताने से, जिससे वह झूठी प्रतिद्वंदिता कर रहा है और उस पर कोई खास असर नहीं होता है, उसके प्रभाव से मुक्त कराने के लिए जरूरी होता है कि उसके अपने प्रतीकात्मक आयाम पर अहम के आदर्श के सांस्कृतिक कोने पर दस्तक दी जाए, अर्थात उसके अपने सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने पर बल दिया जाए, उसे अपने स्वतंत्र विवेक पर चलने की प्रेरणा दी जाए। आदमी के अहम का आदर्श, उसके प्रतीकात्मक जगत, उसके सांस्कृतिक परिवेश से ही आता है। इसीलिए वह अहम की तमाम अचेतन क्रियाओं पर आधारित होता है। फ्रायड ने अपने प्रबंध सामूहिक मनोविज्ञान और अहम का विश्लेषण, ग्रुप साइकोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ ईगो में यह सवाल उठाया था कि कैसे कुछ लोगों के लिए कोई लक्ष्य अपने सबसे जघन्य रूप में भी इस आदर्श अहम की वजह से उनकी पहचान में शामिल हो जाता है और उनमें कुछ भी कर गुजरने की एक मूर्खता जनित शक्ति आ जाती है। लकान कहते हैं कि हिटलर और समूह मानसिकता की परिघटना पर फ्रायड का यह कथन जैसे सभ्यता के संकट के हृदय में झांक लेने की एक अतीन्द्रिय दृष्टि प्रदान करता है। भारत में हम इसे भक्तों की परिघटना में भी देख सकते हैं। लकान यहीं पर फ्रायड की शिक्षाओं की विडंबना की भी बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने बाद के जिन मनोविश्लेषकों के समुदाय को सभ्यता के इस संकट के निदान का दायित्व सौंपा था, उसी समुदाय ने उल्टे आदमी में एक मजबूत अहम, स्ट्रॉन्ग ईगो के संश्लेषण को अपने कामों का मुख्य उद्देश्य बना लिया।
वही बाद में जैसे उनके विश्लेषण की तकनीक के केंद्र में कायम हो गया। उनकी ये मान्यता हो गई कि इस प्रकार आदमी में किसी मजबूत आदर्श को मूर्त करके ही उन्हें अपने उपचार मूलक काम में परिणाम हासिल हो सकते हैं। मित्रों, यह वैसे ही है जैसे हम देखते हैं कि कैसे एक राज्य विहीन समाज के निर्माण के लक्ष्य पर चलने वाला समाजवादी व्यवहार के धरातल पर जीवन के हर क्षेत्र में एक सर्वव्यापी राज्य की स्थापना का सबब बन जाता है। पूंजीवाद का विकल्प दमनकारी राज्य की सर्वव्यापकता के रूप में पेश किया जाने लगता है। राज्य की व्यवस्थाएं नहीं, राज्य का ढांचा प्रमुख हो जाता है। जीवन का सच इसी प्रकार की नाना प्रकार की विसंगतियों के बीच से ही अपने को व्यक्त करता है। बहरहाल यहाँ भी समस्या वही है कि मनोविश्लेषण का काम मनोविज्ञान की व्याख्या करने का है या उसे बदलने का। मनुष्य को उसकी नैसर्गिक स्वतंत्रता की कामना से जोड़ने के लिए किसी भी कथित आदर्श के बंधन से उसे बांधने के बजाय उससे मुक्त करने की जरूरत है, जिसे लकान के अनुसार फ्रायड के वंश के तमाम लोगों ने त्याग दिया है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि मनुष्य की मुक्ति का अंतिम रास्ता किसी भी आदर्श के बंधन में नहीं, उसके अपने स्वातंत्र में है। पर आज भी सामान्य तौर पर मनोविश्लेषक आदमी की खपतों को किसी अन्य बड़े उद्देश्य की दिशा में दिशान्वित करना ही, उसके ध्यान को दूसरी बड़ी चीज़ों से जोड़ना ही अपना प्रमुख काम मानते हैं। यही तात्कालिकता के साथ जुड़ी हुई एक चिरस्थायी समस्या है। यही मेटा नैरेटिव्स की भी मूल समस्या है, क्योंकि हर मेटा नैरेटिव न जाने कितने अन्य छोटे छोटे नैरेटिव्स का ही एक समुच्चय होता है। लकान इन सब के विपरीत कामनाओं के स्वातंत्र के प्रति निष्ठा में आदर्श अहम और अहम के आदर्श के बीच अधिकतम संगति, एकान्विति में आदमी के उपचार पर बल देते हैं। यही व्यक्ति के और पूरी सभ्यता के रोगों के उपचार का रास्ता हो सकता है। यही वजह है कि हमने मार्क्स के सर्वहारा की अवधारणा को किसी ठोस वर्गीय निर्मिति के बजाय अपने कई लेखों में अभिनव गुप्त के भैरव भाव से अंतहीन अभिलाषा पर किसी से कोई उम्मीद पाल कर न चलने के स्वातंत्र के भाव से जोड़कर परिभाषित करने की बार बार कोशिश की है। अभिनव गुप्त के कथन को दोहराकर हम अपनी बात का यहाँ अंत करते हैं कि स्वतंत्र आत्मा तिरक्ति वस्तु तुच्छो तुच्छो न कश्चन न मोक्षो नायतन्नास्य पृथंग नामापि गृह्यते। स्वतंत्र आत्मा के अतिरिक्त मोक्ष नामक कोई भी तुच्छ या तुच्छ पदार्थ नहीं है, इसीलिए अलग से नाम भी इसका नहीं लिया जाता है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इस पूरे वक्तव्य में कुछ न कुछ ऐसे बिंदु मिले होंगे जो आगे के लिए आपके काम आए। धन्यवाद। अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। अब सवाल क्या है मैं जानता नहीं हूँ, देख नहीं पा रहा, देखता हूँ। ओके, लगता है कोई सवाल वगैरह नहीं है। धन्यवाद।